नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने आरएसएस पर सवालों ने अब उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं राम मंदिर दान विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से साफ मना कर दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में भी ऑपरेशन देवेंद्र वाले बयान पर भी बयानबाजी अब तेज हो चुकी है। इस बीच अरुणाचल में चीन पर घुसपैठ के आरोप, बंगाल में यूसीसी की तैयारी तेज है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आप ये बुलेटिन ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों का। आरएसएस रजिस्ट्रेशन पर सवाल पूछने पर प्रियंक खड़गे को समन जारी, हाईकोर्ट में होगी पेशी। राम मंदिर दान विवाद में सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार, बोले आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद को गुमराह करने का आरोप, कांग्रेस ने मांगा राजनाथ का इस्तीफा। 20 साल बाद सरकारी बंगला खाली कर रही राबड़ी देवी, सामान निजी घर में शिफ्ट। उद्धव के ऑपरेशन देवेंद्र वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार, बोले मेरे पंख ही नहीं है। आरएसएस के रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठाने की वजह से कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे और यूथ कांग्रेस नेता मोहम्मद नलपाड़ को बेंगलुरु हाईकोर्ट ने समन जारी कर दिया है। ये समन आपराधिक मानहानि के मामले में जारी किया गया है और 21 जुलाई 2026 को पेश होने का आदेश भी दिया गया है। पूरा मामला एक आरएसएस कार्यकर्ता की शिकायत पर दर्ज हुआ है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रियंक खड़गे ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक बयानों के जरिए आरएसएस और उसके कार्यकर्ताओं की छवि खराब करने की कोशिश की। वहीं मोहम्मद नलपाड़ पर भी आरएसएस को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। अदालत ने शुरुआती सुनवाई के बाद माना कि दोनों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला बनता है, इसलिए केस का संज्ञान लेते हुए समन जारी कर दिया गया है। हालांकि इसी मामले में पूर्व मंत्री दिनेश गुंडू राव के खिलाफ पर्याप्त आधार नहीं मिलने पर अदालत ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर दिया और उन्हें राहत दे दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी, जब प्रियंक खड़गे और मोहम्मद नलपाड़ को अदालत के सामने पेश होना होगा। राम मंदिर दान में गबन और वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से मना कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्या है, नियमित प्रक्रिया के तहत ही सुनवाई होगी। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने कहा कि इस मामले को अदालत की नियमित कामकाज शुरू होने के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुना जाएगा। कोर्ट ने टिप्पणी की कि बाद में सुनवाई होने से कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। इस बीच अयोध्या में फैजाबाद बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के किसी भी आरोपी की पैरवी कोई स्थानीय वकील नहीं करेगा। इस मामले में 8 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है और सभी फिलहाल पुलिस हिरासत में है। एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है और आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी भी बरामद हुई है। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस्तीफे की मांग की है। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री होने के नाते ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी छिपाई और संसद में झूठ बोला। हाल ही में सरकार ने इस सैन्य संघर्ष में शहीद हुए 6 जवानों के नाम सार्वजनिक किए हैं, जिसके बाद राजनाथ का संसद वाला वो पुराना भाषण वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसी पर बीके हरिप्रसाद ने कहा कि अगर संसद को गलत जानकारी दी गई है तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के शहीदों की सम्मान के साथ किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं होना चाहिए, इसलिए झूठ बोलने की वजह से राजनाथ सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की पंख काटे जाने और हवाई जहाज में बेबस दिखने वाले बयान पर तीखा पलटवार किया। फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि मैं इंसान हूं, मेरे पंख ही नहीं हैं, फिर उन्हें कोई काटेगा कैसे। उन्होंने कहा कि उन्हें महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद मिला है, इसलिए उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में जाने के पीछे ऑपरेशन देवेंद्र होने का बड़ा दावा किया था। उद्धव ठाकरे ने फ्लाइट यात्रा के बाद सीएम फडणवीस को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री पद की दौड़ में फडणवीस के शामिल होने से उनके पंख काटे जा रहे हैं और इसी वजह से वो हवाई जहाज में बेबस भी दिख रहे थे। उद्धव ने ये भी कहा कि जिस तरह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को किनारे किया गया, उसी तरह फडणवीस को भी कमजोर किया जा रहा है। फडणवीस ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि उद्धव ने फ्लाइट में उन्हें बेबस कब देखा, क्योंकि पूरे सफर के दौरान वो अपने मोबाइल पर फिल्म या वेब सीरीज देख रहे थे। उन्होंने एक ही विमान में यात्रा को महज संयोग बताया और इस पर हो रही राजनीतिक चर्चाओं को पागलों का बाजार करार दिया।
आखिरकार बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी करीब 20 साल बाद पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगले को खाली कर रही हैं। सोमवार को बंगला खाली करने की आखिरी तारीख है, जिसके चलते रविवार रात से ही सामान शिफ्ट करने का काम तेज हो गया है। बंगले से सीसीटीवी कैमरे हटाए जा चुके हैं और घरेलू सामान भी परिवार के कौटिल्य नगर स्थित निजी आवास में भेजा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये सरकारी बंगला अब बिहार सरकार के डेयरी और मत्स्य मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। सरकार की ओर से राबड़ी देवी और उनके परिवार को बंगला खाली करने के लिए 4 बार नोटिस जारी किए गए थे। अब उन्हें हार्डिंग रोड स्थित नया सरकारी आवास नंबर 39 आवंटित किया गया है। इसी बीच राज्य सरकार ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था में भी कटौती की है। ऐसे में बंगला खाली करने और सुरक्षा घटाए जाने की खबर को लेकर बिहार में अलग राजनीति शुरू हो गई है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। अरुणाचल में चीनी घुसपैठ का दावा, स्थानीय समुदाय हुआ परेशान। आज बंगाल में यूसीसी समेत कई विधेयक पेश करेगी सरकार। मोदी को सेशल्स सम्मान, विपक्ष बोला कमजोरी समझ गए। भारत जनगणना 2027 के लिए दूसरे प्री टेस्ट का हुआ ऐलान। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में नाह जनजाति समुदाय ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सीमा के पास उनके पारंपरिक इलाकों में चीन की सेना यानी कि PLA की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। समुदाय का दावा है कि पिछले 6 वर्षों में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने उनकी पशु चराने, शिकार करने और खेती करने वाली पुश्तैनी जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ना वेलफेयर सोसाइटी ने इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें दावा किया गया है कि पिछले कई वर्षों से सीमा के पास कई इलाकों में चीनी सेना की मौजूदगी और गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। संगठन का कहना है कि पहले जो इलाके उनके नियंत्रण में थे और उपयोग में थे, वहां अब बदलाव देखने के लिए मिल रहा है और कुछ जगहों पर कब्जे जैसे हालात बन चुके हैं। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि सीमा के कुछ हिस्सों में सड़क निर्माण और सैन्य ढांचे जैसी गतिविधियां देखी गई हैं, जिससे उनकी चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि इस मामले पर अभी तक ना तो जिला प्रशासन की ओर से और ना ही राज्य सरकार की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया आई है। स्थानीय विधायक नकाब नालो ने कहा कि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसकी आधिकारिक जांच और पुष्टि बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा का आज 1 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सरकार कई बड़े और कड़े कानून पेश करने की तैयारी में है। इस सत्र का सबसे मुख्य एजेंडा समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का प्रस्ताव पेश करना है। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर राज्य में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा और इसी वादे को पूरा करने के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है। यूसीसी के अलावा सरकार 4 और अहम बिल ला रही है, जिसमें गैर कानूनी तरीके से कमाई गई संपत्तियों को जब्त और नीलाम करने का सख्त कानून शामिल है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मॉडल की तर्ज पर पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रक विधेयक 2026 भी सदन में रखा जाएगा, जिसका मुख्य मकसद राज्य में संगठित अपराध, गुंडागर्दी और असामाजिक तत्वों पर सख्ती से लगाम लगाना होगा। सेशल्स दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया है। आपको बता दें कि इस्राएल के कनेसेट मेडल के बाद अब ये एक और ऐसा सम्मान है जो सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी को मिला है, यानी कि सेशल्स में ये सम्मान पीएम मोदी से पहले कभी किसी को दिया ही नहीं गया। इसी बात पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि सेशल्स ने 4 दिन पहले अवार्ड बनाया और मोदी जी लपके हुए उसे लेने पहुंच गए। यहाँ एक नया अवार्ड इजाद करके नरेंद्र मोदी को दिया गया है, लेकिन सेशल्स वालों ने ये इतनी जल्दबाजी में किया कि सील पर रिपब्लिक ऑफ सेशल्स ही गलत लिख डाला। कांग्रेस नेता ने याद दिलाया कि इससे पहले भी मोदी को इस्राएल ने ऐसा ही अद्भुत अवार्ड दिया था और उससे पहले कुछ विदेशियों ने फिलिप कोटलर अवार्ड दिया था और ये सब ना मोदी जी से पहले किसी को दिया गया और ना उनके बाद किसी को दिया गया। भक्त निहाल हैं कि मोदी जी को अवार्ड मिल रहा है, लेकिन वो बेचारे क्या जाने कि विदेशी मोदी जी की कमजोरी समझ चुके हैं कि बस अवार्ड देकर मूर्ख बनाओ। सुप्रिया ने दावा किया कि सेशल्स के दौरे के दौरान भारत ने $175 मिलियन यानी कि लगभग 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। $125 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट और $50 मिलियन की ग्रांट है जो वापस नहीं होगी। भक्त ताली थाली बजा सकते हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जनगणना 2027 के दूसरे चरण के दूसरे प्री टेस्ट यानी कि शुरुआती जांच का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 6 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक सर्वे किया जाएगा।
इसके बाद 19 और 20 जुलाई को एक रिवीजन राउंड होगा ताकि जुटाए गए डेटा में रही किसी भी गलती को सुधारा जा सके। इस बार आम जनता को एक खास सुविधा भी दी जा रही है, जिसके तहत लोग 1 से 5 जुलाई तक एक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर सेल्फ एनुमरेशन यानी कि खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। अधिकारियों के मुताबिक इस साल जनगणना में बड़े पैमाने पर डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और फील्ड कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए डेटा जुटा रहे हैं। हालांकि इसके साथ ही पारंपरिक रूप से घर घर जाकर सर्वे करने का पुराना तरीका भी पहले की तरह जारी रहेगा। अमेरिका और ईरान दोनों ने ही अपनी अपनी तरफ से हमले रोकने का फैसला कर लिया है। दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारी मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में आमने सामने बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि हाल ही में हुआ शांति समझौता टूटने से बच जाए। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल सभी सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बन चुकी है ताकि बातचीत का रास्ता खुला रहे और तनाव आगे ना बढ़े। दरअसल बीते दिनों हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि ईरान ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों, मिसाइल और ड्रोन ढांचे तथा तटीय रडार सिस्टम पर कार्रवाई की। तनाव बढ़ने के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान को कड़ी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान समझौते का पालन नहीं करता तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कर दिया कि अगर समझौते का उल्लंघन जारी रहा तो बातचीत आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। अब सबकी नजर मंगलवार को दोहा में होने वाली बैठक पर टिक गई है। फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.